जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ये देखेंगे। हमने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो देख लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं शेयर ज़रूर कीजिए। इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, मयूर मोगरे इस नाम से। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो, मयूर मोगरे इस नाम से। आपकी कोई भी क्वेरीज है आप फेसबुक पर मैसेज कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और इस वीडियो को प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। तो आइए चले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एस्टैब्लिशमेंट। अब देखिए, हम कंपेरेटिवली थोड़ा देखेंगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। और अगर जो भी एमपी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एमपीपीएससी दी है स्टेट सर्विस, तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो ह्यूमन राइट्स कमीशन से आए थे। और इसलिए एग्ज़ाम के पहले ही मैंने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो चैप्टर ले लिया था। जिस वजह से जिसने भी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का मेरा वीडियो देखा होगा, उसे जितने भी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो क्वेश्चंस आए थे वो सारे अटेम्प्ट कर लिए होंगे उन्होंने। तो इसलिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का जितना भी वीडियो मैंने लिया था उसमें से ही सारे जो क्वेश्चंस थे वो बने थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारे जो क्वेश्चंस है वो जमे होंगे अगर आपने वीडियो देखा होगा तो इसलिए जितने मैं वीडियोस बना रहा हूँ उसमें से क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे, तो आप शेयर भी ज़रूर कीजिए ताकि दूसरों को भी ये मदद मिले। तो स्टैब्लिशमेंट सबसे पहले देखिए। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब क्या होता है कि जैसे कि एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जिसमें आर्टिकल वाइज कॉन्स्टिट्यूशन में उसका जिक्र किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जैसे कि जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन जो है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में बोला गया है, इसलिए वो हो गई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। लेकिन यहाँ पर अगर कोई ऐसी बॉडी है जो एक्ट के ज़रिए लाई जाती है तो उसे हम कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। तो यहाँ पर ये कौन सी है? तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब ये किसी तो भी एक्ट से आई हुई रहेगी। तो कौन से एक्ट से आई हुई है? तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, इससे ये जो बॉडी है ये लाई गई है। ठीक है। अब ये जो है हम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है ये नहीं पढ़ रहे हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो ऑल ओवर इंडिया उसका जो परिणाम है वो होता है। लेकिन यहाँ पर हम कौन सा देख रहे हैं? तो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन देख रहे हैं। तो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो भी इन्फ्लुएंस रहेगा वो कहाँ पर रहेगा? फॉर स्टेट्स। ठीक है, जो स्टेट्स है वहाँ पर उसका इन्फ्लुएंस रहेगा ओनली ऑन द सब्जेक्ट्स इन दी स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। अब आपको लिस्ट पता होगी, जैसे कि यूनियन लिस्ट होती है जिस पर जो यूनियन गवर्नमेंट है वो ही लॉ बना सकती है। एक होती है स्टेट लिस्ट जिस पर जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, वो लॉ बना सकती है। और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट जिस पर यूनियन और स्टेट दोनों भी लॉ बना सकते हैं। तो यहाँ पर इनमें से जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो इस पर ही सिर्फ अपना ज्यूरिसडिक्शन जो भी चीज़ है वो इंक्वायरी जो है वो कर सकता है, जिसमें जो स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट जो दिए हुए हो उसमें ही, जो यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट दिए हुए हैं उस पर ये जो भी इंक्वायरी है वो नहीं कर सकता है। अब यहाँ पर स्टैब्लिशमेंट हम देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो है ये एक वॉचडॉग है, वॉचडॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स। मतलब सिर्फ ये देखेगा कि कहाँ पर ह्यूमन राइट्स जो है उसका वायलेशन हो रहा है और वहाँ पर ये सतर्क हो जाएगा और वहाँ पर ये इंटरवीन करेगा। राइट्स रिलेटिंग टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि आर्टिकल 21 देखोगे तो राइट टू लाइफ है। तो इस तरीके से लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी, फ्रेटर्निटी, ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दी गई है। तो यहाँ पर ये सारी जो चीज़ें हैं ये बरकरार रहनी चाहिए हर एक इंसान की। ये बरकरार रहने के लिए यहाँ पर ये एक वॉच डॉग का रोल प्ले करते हैं। मतलब यहाँ पर अगर किसी भी चीज़ का यहाँ पर उल्लंघन होता है, किसी भी चीज़ का यहाँ पर वायलेशन होता है, तो यहाँ पर ये सतर्क हो जाएगा और यहाँ पर अपनी तरफ से ये इंटरवीन करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पर एम्बोडेड इन द इंटरनेशनल कोवेनेंट्स एंड एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट्स। अब यहाँ पर ये कोवेनेंट्स का मतलब क्या है? तो आपने कोवेनेंट जो है ये हमने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी देखा था। इसका मतलब होता है कि इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल राइट्स, जो कि अडॉप्ट किया गया था। ये जो चीज़ है अडॉप्ट कब की गई थी? बाय द जनरल असेंबली ऑन यूएन ऑफ यूएन ऑन 16 दिसंबर 1966। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 16 दिसंबर 1966 को ये अडॉप्ट किया गया था। और इंडिया ने अडॉप्ट कब किया था? तो 10 अप्रैल 1979 को। तो यहाँ पर ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, अगर आप जो भी पीएससी, स्टेट पीएससीज होती है उसमें जो डेट्स हैं वो भी पूछ लेते हैं, तो यहाँ पर ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो कोवेनेंट जो है ये अडॉप्ट कब किया गया था, कब कहाँ किया गया था? तो यूएन जनरल असेंबली में किया गया था 16 दिसंबर 1966 को। और अडॉप्ट कब किया गया था? 10 अप्रैल 1979 को इंडिया ने।
अब यहाँ पर चीज़ आती है कि अगर सपोज कोई एक टॉपिक है, ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल किसी एक इंसान का जो वायलेशन हो रहा है ह्यूमन राइट्स का, ठीक है, अब यहाँ पर किसी स्टेट में ही होगा है, बराबर है, क्योंकि वो जो इंडिविजुअल है वो किसी ना किसी स्टेट को बिलोंग करेगा। अब यहाँ पर अगर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है ये ऑलरेडी वो चीज़ में इंटरवीन कर रहा है, ऑलरेडी वो केस में छानबीन कर रहा है, तो यहाँ पर जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अब ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो ऑब्वियस है, स्ट्रेंथन द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स थ्रू विच ह्यूमन राइट्स इश्यूज कुड बी एड्रेस्ड। अब यहाँ पर क्या होगा, जो भी ह्यूमन राइट्स के इश्यूज है वो यहाँ पर एड्रेस किए जाएंगे, जैसा कि सेम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का था वही है, इन देयर एंटायरली इन मोर फोकस्ड मैनर, जो फोकस मैनर में होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट जो होता है, सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग तरह के अलग अलग मैटर्स आते हैं और बहुत सारे मैटर्स जो है वो पेंडिंग होते हैं। उसमें भी अगर ह्यूमन राइट्स का जो अगर मैटर आ जाए तो वो क्या होगा, वो एक आम तरीके से सॉल्व किया जाएगा जिसमें काफ़ी टाइम भी लग सकता है। लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल बॉडी है जो कि ह्यूमन राइट्स कमीशन है, तो यहाँ पर ये क्या करेगी, जहाँ भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है ये मोर फोकस तरीके से यहाँ पर इसका इंटरवेन करने की कोशिश करेगी यहाँ पर, और उसको जो सॉल्व करने की कोशिश करेगी। टू लुक इनटू एलिगेशन ऑफ एक्सेसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ द गवर्नमेंट। अब यहाँ पर क्या होगा, जो गवर्नमेंट है उससे इंडिपेंडेंटली ये काम करेगा, बराबर है। उसके साथ साथ इन मैनर्स दैट वुड अंडरलाइन द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स। अब यहाँ पर गवर्नमेंट की भी कमिटमेंट्स है। अब गवर्नमेंट जो है ऑब्वियस है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे दिया हुआ है कि हमने लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सब डिग्निटी जो है मेंटेन करनी चाहिए। मतलब क्या है, ये गवर्नमेंट जो है उसकी जिम्मेवारी है कि यहाँ पर जितने भी इंडिविजुअल की इक्वालिटी है, डिग्निटी है, ये सब मेंटेन रहे। अब यहाँ पर इनकी भी कुछ गवर्नमेंट की जो कुछ गाइडलाइंस रहेगी उसके अंतर्गत यहाँ पर उस मैनर में ये सारी चीज़ें जो है ये एक बॉडी ह्यूमन राइट्स कमीशन ये प्रिजर्व करने की कोशिश करेगा। टू कॉम्प्लीमेंट एंड स्ट्रेंथन द एफर्ट्स दैट हैव ऑलरेडी बीन मेड इन दिस डायरेक्शन। अब कॉम्प्लीमेंट भी करेगा ये और स्ट्रेंथन भी करेगा जो भी एफर्ट्स लिए गए हैं यहाँ पर इस सिलसिले में, जो भी एफर्ट्स लाए गए हैं इस सिलसिले में ह्यूमन राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए, उसे ये कॉम्प्लीमेंट भी करेगा और स्ट्रेंथन भी करेगा। अब कंपोजिशन हम देख लेते हैं। अब जैसा कि आपको पता होगा, जब हमने एक्चुअली ह्यूमन राइट्स का कमीशन का जब ये देखा था, तो जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो यहाँ पर चेयरमैन रहते थे, बराबर है। उसी के साथ साथ यहाँ पर 4 और मेंबर थे, मतलब टोटल 5 लोग हो जाते थे चेयरमैन मिला के। यहाँ पर कौन रहता था, रिटायर्ड और सर्विंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बराबर है। और उसी के साथ साथ रिटायर्ड और सर्विंग जज ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रहता था। और उसी के साथ साथ 2 ऐसे मेंबर रहते थे जिनका स्पेशल नॉलेज हो इसमें। बट यहाँ क्या है, यहाँ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, जैसा कि यहाँ पर रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते थे, तो वो तो सेम है। उसी के साथ साथ यहाँ पर सर्विंग और रिटायर्ड जजेस ऑफ हाई कोर्ट है, जो कि सर्विंग और रिटायर्ड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रहते थे। लेकिन यहाँ पर सर्विंग और रिटायर्ड जजेस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट भी रहते थे। यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर और लाया गया है, मतलब यहाँ पर एंड नहीं है, यहाँ पर और है, डिस्ट्रिक्ट जज विथ 7 ईयर्स एक्सपीरियंस। जो डिस्ट्रिक्ट जज है 7 ईयर्स के एक्सपीरियंस के, वो भी यहाँ पर रहेंगे। और एक ऐसे मेंबर रहेंगे जिन्हें स्पेशल नॉलेज है। यहाँ पर कितने थे, तो 2 लोग थे जिन्हें स्पेशल नॉलेज रहता था। लेकिन यहाँ पर कितने हैं, तो एक ही है जिन्हें स्पेशल नॉलेज है ह्यूमन राइट्स के मामले में। प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो छोटी मल्टी मेंबर बॉडी ही है लेकिन छोटी है, यहाँ पर मल्टी मेंबर बॉडी थी लेकिन यहाँ पर बड़ी थी। और ये याद रखने में काफ़ी मुश्किल जाता है, इसलिए मैंने एक डायग्राम के थ्रू बनाने की कोशिश की है जिससे कि आपको याद रखने में आसानी जाएगी। जैसा कि ये जो वीडियो था जो मैंने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का बनाया था, इस पर काफ़ी मुझे फेसबुक पर मैसेजेस आए थे और काफ़ी जो मेल्स भी आए थे कि ये जो चीज़, ये जो डायग्राम है इस तरीके से उन्हें बहुत आसानी गई है याद रखने के लिए और काफ़ी ईजीली वो याद रख पाए हैं। तो इसलिए इस तरीके के मैं डायग्राम बनाता हूँ जिससे कि आपको आसानी से याद रह जाए। अब यहाँ पर इसमें और यहाँ पर अगर हम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन देखोगे तो यहाँ पर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी थे, बराबर है। तो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी थे, यहाँ पर वो गायब कर दिए गए हैं, यहाँ पर नहीं है, तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट यहाँ पर टर्म देखते हैं हम, तो चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स होल्ड द ऑफिस फॉर 5 ईयर्स। जैसा कि सेम चीज़ एकदम जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में था, 5 सालों के लिए या फिर 70 सालों के लिए। जैसा कि अगर आपने यूपीएससी का फॉर्म भरा होगा तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर बोला जाता है जो भी एज लिमिट है उसमें बोला जाता है कि जनरल के लिए 6 अटेम्प्ट्स या फिर 32 ईयर्स, बराबर है।
तो उसी तरीके से यहाँ पर भी लाया गया है। यहाँ पर क्या किया गया है, 5 ईयर्स या फिर 70 ईयर्स, जो भी जल्दी होगा। अगर कोई मेंबर है, अगर वो मेंबर 60 साल का है और वो मेंबर बनता है, तो वो कितने साल का होने तक यहाँ पर मेंबर रहेगा, तो वो 65 साल का जब तक होता है तब तक यहाँ पर मेंबर रहेगा, बराबर है। अगर कोई 68 साल का है, अब यहाँ पर 65 क्यों, क्योंकि मैक्सिमम 5 सालों के लिए रह सकते हैं, बराबर है। अब यहाँ पर कोई इंसान है वो 68 साल का है और यहाँ पर मेंबर बनता है, तो वो कितने सालों के लिए रहेगा, तो यहाँ पर वो 2 सालों के लिए रहेगा। 70 साल का जब हो जाएगा तब वो रिटायर हो जाएगा। ये समझ रहे हो आप? इसका मतलब क्या है, जो भी जल्दी आए उसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, चेयरमैन एंड मेंबर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ पर अगर उनका टेन्योर यहाँ पर खत्म होता है, अगर यहाँ पर वो रिटायर होते हैं, तो वो एलिजिबल नहीं है फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये भी बात हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। अब ये चीज़ क्यों बोली गई है, क्योंकि एक इंडिपेंडेंसी देने के लिए। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पर शाहरुख खान है, ठीक है, शाहरुख खान एसआर के अगर यहाँ पर मेंबर बनते हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो इंडिपेंडेंटली काम कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि एक बार वो रिटायर हो गए उसके बाद क्या है, उसके बाद जो गवर्नमेंट है उन्हें हेल्प कर पाएगी क्या, तो नहीं कर पाएगी यहाँ पर हेल्प, बराबर है। तो इसमें क्या होगा, इसमें वो इंडिपेंडेंटली काम कर पाएंगे। अगर गवर्नमेंट बोलती भी है कि आपको ये आप ये करो करके, अगर यहाँ पर मोदी जी आते हैं एसआर के ये करो, तो यहाँ पर एसआर के क्या बोलेंगे, नहीं मुझे नहीं करना है। क्यों, उसके बाद आपकी मदद थोड़ी लगने वाली है मुझे, एक बार रिटायर हो जाऊँगा तो उसके बाद आपकी कोई हेल्प नहीं लगने वाली है मुझे, क्योंकि मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए। लेकिन अगर हम इलेक्शन कमीशन देखते हैं तो उनके जो मेंबर है, इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, वो एलिजिबल होते हैं फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट, बराबर है। अब इसमें क्या होगा, इसमें अगर ये एलिजिबल होते फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो क्या होता, नहीं मोदी जी जो है मुझे इसके बाद कहीं ना कहीं तो लगा ही देंगे, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं मोदी जी का सुन लेता हूँ, वो जो बोलेंगे उस तरीके से। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर एक इंडिपेंडेंसी नहीं रह रही है, बराबर है, ये इन्फ्लुएंस हो रहा है गवर्नमेंट से। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर इन्हें जो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, किस में भी एलिजिबल नहीं होते हैं फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट, सेम एज दैट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब अपॉइंटमेंट्स देखते हैं हम, अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा की जाती है, ठीक है। वहाँ पर किसके द्वारा की जाती थी, ऑब्वियस सेंटर में है इसलिए प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती थी, यहाँ पर स्टेट है इसलिए गवर्नर के द्वारा की जाती है जो अपॉइंटमेंट है वो। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, अब वहाँ पर भी एक बॉडी थी जिसके रिकमेंडेशन पे यहाँ पर वो पूरा अपॉइंट किए जाते थे। अब यहाँ पर भी एक रिकमेंडेटरी बॉडी है। अब इसमें कौन कौन है देखते हैं। उसमें कौन थे, प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर थे। अब यहाँ पर मैं जो रेड इसमें लिख रहा हूँ वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के हैं। यहाँ पर जो है वो सेंट्रल होम मिनिस्टर थे, बराबर है, सेंट्रल होम मिनिस्टर। उसी के साथ साथ यहाँ पर स्पीकर ऑफ लोकसभा, और उसी के साथ साथ यहाँ पर डेप्यूटी चेयरमैन थे, बराबर है। अगर आपको याद होगा तो यहाँ पर डेप्यूटी चेयरमैन थे। अब डेप्यूटी चेयरमैन क्यों रहेंगे, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा क्यों, क्योंकि जो चेयरमैन है वो तो वाइस प्रेसिडेंट है, बराबर है, इसलिए डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा थे, और लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ बोथ दी हाउसेस ऑफ दी पार्लियामेंट। तो इस तरीके की ये जो मैंने लिखे हैं वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के थे। अब हम कंपेयर करते हैं, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर थे सेंटर में, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर रहेंगे, कोई डाउट ही नहीं है, कोई शक ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आसानी से याद रह जाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर सेंट्रल होम मिनिस्टर थे, यहाँ पर स्टेट है इसलिए स्टेट होम मिनिस्टर रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है याद रखने के लिए, आसानी से याद रह जाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, यहाँ पर कौन थे, स्पीकर ऑफ लोकसभा थे, यहाँ पर स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है। कोई एकदम आसान है, सेम ही है एकदम, अगर आप कंपेयर करोगे तो एकदम सेम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है याद रखने के लिए। अब यहाँ पर आते हैं हम, दूसरा है लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। ये भी कोई आसान ये नहीं है, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट था। यहाँ पर क्या है, लेजिस्लेटिव लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा। अभी जो रेड में है वो मैं बाद में आऊँगा उस पर, जो रेड में यहाँ पर किया हुआ है उसमें मैं बाद में आऊँगा, पहले यहाँ पर देख लेते हैं जो ब्लैक में लिखा हुआ है, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा। कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से याद रह जाएगा, कंपेरेटिवली याद रह जाएगा, जो पहला है उससे ही याद रह जाएगा। अब यहाँ पर ऐसा है कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और साथ ही साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, ठीक है।
तो यहाँ पर अब वो कौन कौन से स्टेट्स है, तो उसके लिए भी मैंने एक ट्रिक बना के रखी थी, ट्रिक बाय टॉम, आप चैनल पर देख सकते हो। तो उसकी एक ट्रिक थी, टू बी मजा कर। तो यहाँ पर ये जो है ये ट्रिक है, टू बी मजा कर। ये एक ट्रिक है जो कि मैंने चैनल पर डाली हुई है, लेकिन यहाँ पर मैं फिर से बता देता हूँ। टी यानी कि आता है तेलंगाना, यू यानी कि आता है उत्तर प्रदेश, बी यानी कि आता है बिहार, एम यानी कि आता है महाराष्ट्र, जे यानी कि आता है जम्मू एंड कश्मीर, ए यानी कि आता है आंध्र प्रदेश, और के ए आर यानी कि कर्नाटका। तो इस तरीके से जितने इतने स्टेट्स हैं, यहाँ पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। अब यहाँ पर बाई कैमरल रहने की वजह से क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वहाँ पर चेयरमैन ऑफ काउंसिल भी रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिप्यूटी चेयरमैन रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ के जो चेयरमैन है वो कोई वाइस प्रेसिडेंट नहीं है। इसलिए यहाँ पर चेयरमैन जो है वो रहेंगे यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल के। और अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो वहाँ के भी जो अपोजिशन लीडर है वो भी यहाँ पर शामिल हो जाएंगे। ठीक है, आसान है एकदम, याद रखने के लिए कोई मुश्किल नहीं है, बराबर है। तो ये आप याद रखिए, ये भी याद रखिए कहाँ कहाँ पर बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, तो ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। अब उसी के साथ साथ यहाँ पर सिटिंग जजेस ऑफ हाई कोर्ट और सिटिंग डिस्ट्रिक्ट जज कैन बी अपॉइंटेड, ये भी अपॉइंट किए जा सकते हैं ओनली आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये कब किए जाते हैं, कंसल्ट किए जाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से। तो यहाँ पर ये अपॉइंटमेंट जो है एकदम क्लियर हो गई होगी आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने कंपेरेटिव देख लिया है ताकि आपको आसानी से याद रहे। अब यहाँ पर रिमूवल देखते हैं। तो जैसे स्टार्टिंग में ही मोदी जी बोल रहे हैं, मित्रों रिमूवल प्रेसिडेंट करते हैं, गवर्नर नहीं। यहाँ पर अपॉइंटमेंट कौन करता है, जो स्टेट के जो ये है वो अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो अपॉइंटमेंट करते हैं गवर्नर। लेकिन जब रिमूव करने की बारी आती है तो गवर्नर के पास पावर नहीं है, वो किसके पास है, तो वो है हमारे प्रेसिडेंट के पास। यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पर रिमूव करते हैं चेयरमैन और एनी मेंबर एज फॉलो। अब यहाँ पर ये रिमूव कर सकते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन कैसे, अगर वो इंसॉल्वेंट होते हैं, दिवालिया हो जाते हैं, तो उसके बाद एनी पेड एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग हिज टेन्योर, अगर वो पेड एम्प्लॉयमेंट में जाते हैं तो, या फिर अनफिट रहते हैं कंटिन्यू करने के लिए, सेम है जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का है उसमें ही सेम है पूरा, या फिर अनसाउंड माइंड होते हैं तब, या फिर कन्विक्टेड एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर एन ऑफेंस, जो भी ऑफेंस है उसके लिए अगर वो कन्विक्ट होते हैं, सेंटेंस किए जाते हैं, इम्प्रिजन किए जाते हैं। और एक चीज़ है, अगर मिसबिहेवियर पे प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो यहाँ पर ये जो मैटर है ये सुप्रीम कोर्ट में देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिस्कस करेगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर एडवाइस करता है रिमूवल की, तो यहाँ पर फिर जो हमारे प्रेसिडेंट है वो बोलेंगे आत्ता माझी सटकली आता तू गेला, तो उसके बाद वो सीधा रिमूव कर देंगे। मिसबिहेवियर के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, ये भी ध्यान में रखिए। उसके बाद वर्किंग ऑफ द कमीशन, अब यहाँ पर से पूरा जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसका ही यहाँ पर आ जाएगा, जहाँ पर सेंटर आता है वहाँ स्टेट आ जाएगा, बाकी कोई भी फर्क नहीं है। इट हैज़ ऑल द पावर ऑफ सिविल कोर्ट्स एंड इट्स प्रोसीडिंग्स हैव जुडिशियल कैरेक्टर। उसके साथ साथ मे कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन, जो भी रिपोर्ट्स है स्टेट गवर्नमेंट से मंगा सकती है। उसके साथ साथ उनका एक खुद का न्यूक्लियस होता है, इन्वेस्टिगेटिंग स्टाफ होता है। ये सारी चीज़ें मैंने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में डिटेल में डिस्कस की हुई है, तो अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो वो भी फिर से देख लीजिए। उसके साथ साथ एम्पावर टू यूटिलाइज द सर्विसेज ऑफ एनी ऑफिसर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, जो भी स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं उन्हें यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं वो। उसी के साथ इफेक्टिव कोऑपरेशन विद द एनजीओ, एनजीओ जो है उनके साथ इफेक्टिवली कोऑपरेट कर सकते हैं ये। उसके बाद नॉट एम्पावर टू इंक्वायर आफ्टर 1 ईयर ऑफ द एक्ट, जैसा कि सेम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी क्या था। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम देखते हैं एक चीज़। अब यहाँ पर इमेजिन कीजिए कि 1 जनवरी को, ठीक है, 1 जैन को यहाँ पर जो ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है। अब यहाँ पर ये 1 जैन 2017 में, अब यहाँ पर 1 जैन 2018 तक इनके पास टाइम होता है कि ये उसमें इंटरवीन करे और उसकी जो प्रोसीडिंग है वो शुरू करे। लेकिन जहाँ पर 2 जैन आ गया, 2 जैन 2018 आ गया, तो यहाँ पर उनकी जो पावर है वो केस के लिए वो ख़त्म हो जाएगी, वो केस में वो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो इंक्वायरी कब कर सकते हैं, 1 साल के अंदर अंदर। उसके बाद पावर्स क्या क्या है, रिकमेंडेटरी बॉडी है ये, इसलिए यहाँ पर भी जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसी की तरह यहाँ पर भी रिकमेंड करेंगे टू रिकमेंड द कंसर्न गवर्नमेंट ऑन अथॉरिटी टू मेक पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन और डैमेज ऑफ विक्टिम, यहाँ पर कंपेंसेशन पेमेंट देने के लिए जो भी विक्टिम है उनको।
उसके साथ साथ जो कंसर्न गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और अथॉरिटी है, इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग फॉर प्रोसिक्यूशन, जो भी प्रोसिक्यूशन है उसके लिए इनिशिएट करो प्रोसीडिंग्स को। उसके बाद रिकमेंड कर सकते हैं कंसर्न गवर्नमेंट को फॉर ग्रांट फॉर रिलीफ ऑफ विक्टिम, जो भी विक्टिम है उसके लिए ग्रांट प्रोवाइड करने के लिए। उसके बाद अप्रोच सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फॉर नेसेसरी डायरेक्शन, जो भी डायरेक्शन चाहिए रहेंगे उसके लिए। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो रोल है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का, वो भी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरह ही रिकमेंडेटरी है। यहाँ पर वो रिकमेंड ही कर सकते हैं और उनके पास कोई पावर नहीं है पनिश करने की, क्योंकि उनके पास उन्हें भी सीधा कोर्ट में ही जाना पड़ता है। अब यहाँ पर नॉट टू अवॉर्ड एनी रिलीफ इंक्लूडिंग मॉनेटरी रिलीफ, यहाँ पर वो कोई भी मॉनेटरी रिलीफ भी नहीं दे सकते हैं। अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, वो भी बाइंडिंग नहीं होती है कि उनकी बात सुनना ही चाहिए करके। लेकिन क्या होता है, इनके पास सारे तथ्य होते हैं, इनके पास सारे पेपर वर्क होते हैं कि यहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन तो हुआ है, और ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है मतलब जो हमने देखा था इक्वलिटी, डिग्निटी, वो सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ वायलेट हुआ है। अब ये जो है ये प्रिजर्व करना ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, जो गवर्नमेंट है उनके पास भी ये एक जिम्मा होता है कि ये जो अगर वायलेट हुआ है मतलब हमें भी हेल्प करनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर अब ये जो ह्यूमन राइट वायलेशन होता है तो ये जो कमीशन है ये प्रूफ के साथ आता है, इसलिए सीधा ये वाइट वॉश नहीं कर सकते हैं, ये सीधा उसे नकार नहीं दे सकते हैं। अब यहाँ पर कंसर्न गवर्नमेंट इट शुड बी इन्फॉर्म अबाउट द एक्शन टेकन। अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसे भी यहाँ पर क्या क्या एक्शन ली गई है, उन्होंने जो रिकमेंडेशन दी है उस पर भले ही वो एक्सेप्ट करे ना करे, लेकिन क्या क्या एक्शन ली गई है उन्हें बताना पड़ेगा विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर। यहाँ पर मटेरियल अथॉरिटी इनके पास बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए गवर्नमेंट जो है वो वॉश अवे नहीं कर सकती, जैसा मैंने आपको भी बताया था। कमीशन जो है वो सबमिट करता है अपनी रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को, जो भी रिपोर्ट आई होगी उसे स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करता है। ये जो रिपोर्ट है बिफोर रिस्पेक्टिव लेजिस्लेचर अलॉन्ग विद द मेमोरेंडम ऑफ एक्शंस टेकन ऑन द रिकमेंडेशन, जो भी मेमोरेंडम ऑफ एक्शन रहेंगे रिकमेंडेशन पे लिए हुए वो भी यहाँ पर उसके साथ वो पेश करेंगे। उसके बाद ह्यूमन राइट्स कोर्ट आता है। यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट जो 1993 का है, जो अभी हमने देखा है, इतनी जो चर्चा की है उसके बारे में हमने प्रोवाइड करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स कोर्ट। अब यहाँ पर देखिए ह्यूमन राइट्स कोर्ट भी यहाँ पर वो ये देता है कि आप ह्यूमन राइट कोर्ट भी यहाँ पर स्टैब्लिश कर सकते हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में। किस लिए करेंगे, तो ऑब्वियस है स्पीडी ट्रायल के लिए, ताकि जो ह्यूमन राइट अगर स्पेशल यहाँ पर ह्यूमन राइट वायलेशन के केसेस आएंगे तो ऑब्वियस है यहाँ पर केसेस जो है वो कंपेरेटिवली कम रहेंगे बाकी कोर्ट के मुकाबले, और यहाँ पर ये स्पीडी ट्रायल हो सकता है। कोर्ट कैन बी सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर सेटअप करेगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो ह्यूमन राइट कोर्ट है स्टेट में ये कौन किसके पास पावर है एस्टेब्लिश करने का, तो ये बोल सकते हैं प्रेसिडेंट के पास, बोल सकते हैं गवर्नर के पास, बोल सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास, और ये भी बोल सकते हैं कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास। तो इनमें से 4 में से आपको बोलना पड़ेगा, तो कौन रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो आते हैं, तो आपको हर तरीके से सतर्क रहना है। ओनली विद द कॉन्करेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है उनके कॉन्करेंस के साथ। फॉर एवरी ह्यूमन राइट कोर्ट द स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाइज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, और अपॉइंट एन एडवोकेट भी अपॉइंट करते हैं जिनकी प्रैक्टिस 7 साल से ज़्यादा हो एज अ स्पेशल प्रोसिक्यूटर। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की, हमने कंपेरेटिवली यहाँ पर पढ़ लिया है। तो इस तरीके से आपका जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है ये भी यहाँ पे ख़त्म होता है, समाप्त होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, शेयर ज़रूर कीजिए। आपको व्हाट्सअप ग्रुप हो, आपका टेलीग्राम ग्रुप हो, आपका फेसबुक हो, जहाँ आप शेयर कर सकते हो शेयर कीजिए, जिससे दूसरों को भी फ़ायदा मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।